जब कभी कोई और ताले आजमा आता है, हम वकला हमेशा उसके सामने खड़े हो जाते हैं और आइन की अमलदारी के लिए काम करते हैं। लिहाजा ये आइन और रूल ऑफ लॉ जो है, इसके लिए हमने पहले भी कुर्बानियां दी, चाहे वो 1968-69 का टाइम था। अयूब खान जैसे डिक्टेटर के खिलाफ मैं खुद वकला के जुलूसों में जाता रहा हूं 1968-69 में। लिहाजा इसी तरह ज़ियाउल हक के खिलाफ 11 साल तहरीक वकला ने चलाई है और बेशुमार जुलूस निकाले गए हैं, पूरी तरह जद्दोजहद की है। उस किस्म के भी डिक्टेटर से जान छुड़ाने में वकला का बहुत बड़ा हाथ था। इसी तरह मुशर्रफ जैसा डिक्टेटर जो बहुत बहुत क्लेम करता था, बड़ा एरोगेंट था, उसके से भी जान सिर्फ और सिर्फ वकला ने छुड़ाई है। मुझे अच्छी तरह याद है कि 1980s में हम हर साल कन्वेंशन करते थे लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जेर इंतजाम, और क्योंकि उस वक्त हाईएस्ट बॉडी जो थी वो वही प्रीमियर बार एसोसिएशन थी, और जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स होते थे बहुत सारे, वो सिर्फ उन कन्वेंशंस में पीछे छुप के बैठते थे। उनमें जुर्रत नहीं थी कि खुल के सामने एक डिक्टेटर के सामने उसके सामने खड़े हो सकें। वो वकला के तहफ्फुज के इंतजार में होते थे कि वकला जब करेंगे कन्वेंशन तो हम उस कन्वेंशन में भी दो बातें कर लेंगे। लेकिन कोई बात नहीं है, हम इससे नहीं कहते कि कौन आया और कौन नहीं आया, लेकिन हम हमेशा आइन के लिए, अपने मफादात के लिए नहीं लड़ते, ना कभी लड़े हैं ना कभी लड़ेंगे। दूसरा जिसके ऊपर बात हुई है, जिसकी तरफ इशारा किया है हमारे वकला भाइयों ने, कि हमारे अंदर यूनिटी होनी चाहिए। बेशक ये बहुत जरूरी है कि हम यूनाइटेड हों, और हम यूनाइटेड हैं। ये जुबैरी साहब और उनकी काबीना ने साबित किया है कि वकला किस तरफ हैं, यूनाइटेड हैं और यूनाइटेड रहेंगे। लेकिन इसमें एक बात वाज़ेह है कि हमारे अंदर इस किस्म के लोग दाखिल किए जाते हैं जो कि हमें आपस में डिवाइड करें। जिस तरह आपने देखा कि अदलिया को डिवाइड करने की कितनी मज़मूम कोशिश हुई है, जिसकी वजह से हमारे जजेस जो हैं उनका आपस में इख्तलाफात खुल के सामने आए हैं। इसी तरह आपको चौकन्ना रहना है। वकला में भी इसी किस्म की डिवीजन पैदा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं आप सबको सलाम पेश करता हूं, क्योंकि आप सबका सेंटिमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के साथ है, तो मजबूर हैं बहुत से लोग ज़बानी जमा खर्च करने के लिए भी। लेकिन हमें अपने अंदर वो सारे ऐसे अशखास को आइडेंटिफाई करना है जो कि हमें बाज़ औक़ात अंदर से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। आप लोग बहुत समझदार हैं, वकला से बेहतर पॉलिटिकल सोच का तबका कोई नहीं है। लिहाजा हम उस चीज़ का अपने एहतियात बरतते हुए, जिस तरह बिलखसूस पिछले साल के अंदर आइन की धज्जियां बखेरी गई हैं और उसमें बज़ाहिर बाज लोग जो वजीर भी थे, वो बज़ाहिर वकील भी थे, उन्होंने उसका पूरा साथ देके आज हमें इस हालत में लेके गए हैं। हमें इसलिए चौकन्ना रहना है। ये भी बात हुई है कि हम वकला किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा नहीं लेके जाते। इसका हमेशा से हमने खुल के इजहार किया है।
سیاسی جماعت میں شامل ہونا ہر وکیل کا حق ہے. سیاست کرنا آئین میں ہر وکیل، ہر شخص، ہر شہری کو یہ دیا گیا ہے کہ آپ سیاست کریں، سیاسی جماعتیں بنائیں، سیاسی جماعتوں میں شمولیت اختیار کریں. لیکن فرق یہ ہے کہ ہم سیاسی جماعت سے وابستہ بار سے باہر نکل کر ہوتے ہیں. بار کے اندر ہماری کوئی سیاسی جماعت نہیں. بار کے اندر ہماری ایک ہی سیاسی جماعت ہے، وہ کالے کوڈ کی جماعت ہے، جو آئین کی جماعت ہے، جو رول آف لا کی جماعت ہے، جو عدلیہ کی آزادی کی جماعت ہے. یہاں ہم سب اکٹھے ہیں. ہماری ایک ہی پارٹی ہے کہ ہم نے آئین کی عملداری کو یقینی بنانا ہے. یہی یہاں پر ہم اکٹھے ہیں. اس لیے میں ہر دفعہ اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ بھائی، بار کی سیاست کے اندر پولیٹیکل پارٹیز کی سیاست مت لے کے آئیں. پولیٹیکل پارٹی کی سیاست بار کے باہر ہے. کریں، ضرور کریں، یہ بھی ایک قومی ضرورت ہے. لیکن بار کے اندر وکلاء کو پولیٹیکل پارٹیز کی بنیاد پر، پولیٹیکل سوچ کی بنیاد پر ڈیوائیڈ نہ کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ جس نے ہمیں ہمیشہ ڈسپوائنٹ کیا ہے، جس اسٹیبلشمنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں، بدقسمتی سے اس اسٹیبلشمنٹ نے پچھلے 75 سال سے عدلیہ کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے. یہ ہماری بڑی ہی افسوسناک تاریخ ہے. پچھلے 76 سال سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں. چاہے آپ اس کو منیر تھاٹ کہیں یا انوار الحق کا تھاٹ کریں، یعنی یہ وہی عدلیہ ہے جو استعمال ہوتی رہی ہے چھوٹے چھوٹے مفادات کی خاطر. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ اس وقت ہو رہی ہے، ہم اس سے بہتر توقع رکھتے ہیں. لیکن ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں، عدلیہ میں بڑی واضح کمزوری دیکھ رہے ہیں. اگر عدلیہ نے ہمت کر کے فیصلہ کیا آئین کے مطابق کہ جب اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے تو 90 دن میں الیکشن ہوتے ہیں، یہ فیصلہ دینے کے لیے عدلیہ نے، ہماری سپریم کورٹ نے بڑی جرأت اور ہمت دکھائی. ان کو سلام پیش کرتا ہوں. یہاں تک کہ تاریخ بھی دے دی کہ اس تاریخ کو الیکشن کرائیں. افسوس یہ ہے کہ اس کے بعد اس پر عمل درآمد نہیں کرا سکے. افسوس یہ ہے کہ جو چند لوگ باہر اکٹھے ہوئے تھے عدلیہ کو دھمکانے کے لیے، یہ چند جنرل جو آئے تھے چیف جسٹس کو کچھ کہنے کے لیے، اس کا اثرات ہمیں اچھے نظر نہیں آئے. بالکل صحیح بات کہی ہے کھوسا صاحب نے. بھائی، آپ ہمت کرتے 14 مئی کا جو نے ڈیفائی کیا تھا، چاہے اس وقت کا پرائم منسٹر، لا منسٹر ہوتا، یا اس وقت کا چیف الیکشن کمشنر ہوتا، یا کوئی اور اسٹیٹ بینک کا گورنر ہوتا جس نے پیسے دینے سے انکار کیا تھا، ان سب کے خلاف کنٹیمپٹ کی کارروائی ہونی چاہیے. اور اگر یہ ہمت بندیال صاحب کرتے تو سارے وکلاء ان کے ساتھ، پاکستان بھر کے وکلاء ان کے ساتھ ہوتے. مجھے یہ کہتے ہوئے فخر ہے کہ جس دن کچھ سیاسی جماعت کے لوگ سپریم کورٹ کے سامنے اکٹھے ہوئے تھے اور وہاں پر دھمکانے والی تقاریر کی گئی تھیں، میرا وکلاء کے ساتھ اس وقت بڑی حد تک ایک رابطہ تھا. اور میں نے اپنی جو ہمارے سے ریلیٹڈ بار ایسوسیشنز، جو گروپ سے ریلیٹڈ، ان سب سے کہا کہ آپ سب سپریم کورٹ کے پریمیسز کو پروٹیکٹ کریں گے. ہمارے زبیری صاحب کی قیادت میں، اور مجھے خوشی ہے کہ بڑی تعداد میں وکلاء کالا کوٹ پہن کر اس دن سپریم کورٹ کے پریمیسز میں موجود تھے. اس میں ہمارے پنڈی اور اسلام آباد کے وکلاء کا خاص بہت بڑا رول ہے. میں ہمیشہ دیکھا ہے کہ پنڈی اور اسلام آباد کے وکلاء نے ایسے معاملات میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا اور ہمیشہ ہمارے معاملات کو آگے لے کے گئے ہیں. تو
अगर हिम्मत कर जाती जुडिशरी, 9 मार्च 2007 का वाकया है। मुझे कुछ लोगों ने कहा कि भाई अगर वो कुछ करते तो इस्टेब्लिशमेंट पता नहीं जुडिशरी के साथ क्या करती। तो मैंने उनसे कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट ने 9 मार्च 2007 को उस वक्त के चीफ जस्टिस को धमकाने की कोशिश की थी, लेकिन जब वो खड़ा हो गया तो पाकिस्तान भर के वकला उसके साथ खड़े हो गए। आपके सामने है, उस धमकाने वाले डिक्टेटर को आखिरकार मायूस होकर अपने ऑफिस से अलग होना पड़ा। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर जुडिशरी कोई भी दिलेराना कदम कभी भी उठाएगी, वकला सारे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, वकला सारे उसके साथ दस्तो बाजू बन के साथ खड़े होंगे। जुर्रत तो करे ना। तो असल मसला जो आ रहा है, मैं बिल्कुल सही कहा हमारे दोस्तों ने कि लाहौर हाई कोर्ट का कोई अच्छा रोल हम नहीं देख रहे। पंजाब में बेशुमार ख्वातीन, सियासी वर्कर, सोसाइटी के, सिविल सोसाइटी के वर्कर्स को पिछले कई महीनों से अंदर रखा हुआ है। बहुत सारी पिटीशंस हो गई, जरूरत नहीं पड़ रही। यहां छोड़ते हैं, वहां पकड़े जाते हैं। अगर इस हाई कोर्ट में जरूरत होती, इस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस में जरूरत होती, मजाल है कि कोई पुलिस वाला आके ये हरकत कर जाता। लेकिन अपनी कमजोरी का हम आज भुगत रहे हैं। इनकी कमजोरियां, छोटी छोटी कमजोरियां, छोटे छोटे मुफादात, छोटे छोटे फेवर्स, किन चीजों की खातिर आप ये कर रहे हैं? बड़े दुख की बात है। हिम्मत दिखाओगे, पेशावर हाई कोर्ट हिम्मत दिखा रही है, वहां जरूरत नहीं पड़ रही किसी की। कई लोगों ने कहा मुझे कि पंजाब में जो पहली दफा जुल्म हुआ, जो कि ज़ियाउल हक के जाबराना दौर में नहीं हुआ, यानी खवातीन को रात के अंधेरे में उठाया गया, गेट तोड़ के अंदर दाखिल हुए, दरवाजे तोड़े गए और खवातीन की जो बेहुरमती की गई, ये तो ज़ियाउल हक के जमाने में नहीं हुआ था। मैंने एक बात कही थी, भाई हम सबको इसके बारे में इल्म होना, पंजाब में लोगों को पता चलना चाहिए, क्योंकि ये पहली दफा एस्टेब्लिशमेंट ये कर रही है कि हमारे बलोच भाइयों के साथ क्या होता है, सिंध में क्या होता रहा है और खैबर पख्तूनख्वा में क्या होता रहा है। अच्छी बात है कि अब पंजाब भी वो भुगत रहा है। ये रात को गायब करना, ये लाशें फेंकना, ये मिसिंग पर्सन्स होना, ये सिर्फ बलूचिस्तान की बदकिस्मती नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मेरे भाई बुलीदी ने और मेरे और बलूचिस्तान के भाइयों ने बात कही, सारे कौम को पता होना चाहिए कि क्या गुजरती है, क्या गुजरती है इस मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट के हाथों। इसलिए ये तजर्बे जिससे पंजाब गुजर रहा है, गालबन पाकिस्तान को इस हवाले से यूनिफाई कर रहा है। सबके तजर्बात, आज हमें पता चल रहा है कि 1971 में हमारे बंगाली भाइयों के साथ क्या हुआ था। वो मुझसे अच्छे पाकिस्तानी थे, वो हम सबसे अच्छे पाकिस्तानी थे, पाकिस्तान बनाने वाले थे, पाकिस्तान की बुनियाद रखने वाले लोग थे, जो मेरे हम असर हम और लोग जानते हैं। हम उनके साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ते रहे हैं। सदा लतीफ खोसा और मैं क्लास फेलो हैं। हमारे साथ बंगाल से आए हुए स्टूडेंट्स पढ़ते थे। बल्कि 1966 में मुझे ये फख्र है कि एक बंगाली भाई को मैंने सपोर्ट करके पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन का जनरल सेक्रेटरी इलेक्ट करवाया था। और मुझे बंगाली भाइयों का रिस्पॉन्स मिला था कि हम पंजाबी को कुछ और समझते थे, लेकिन आप पंजाबी लोग सोच में आइन और जमहूरियत रखते हैं। हमें खुशी हुई है। जिस दिन मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन की तरफ से इंटरवर्सिटी डिबेट कराई थी, तो ईस्ट पाकिस्तान की तीनों यूनिवर्सिटी की तरफ से
टीमें आई थीं अंग्रेजी, उर्दू और बंगाली जबान में डिबेट बोलने के लिए, और उनके नुमाइंदों ने मुझे कहा था, चाहे वो राजशाही से थे, वो ढाके से थे या चिटागोंग से, उन्होंने कहा कि हमें आज पता चला है कि पंजाब में भी लोग हैं जो बंगाली जबान को कौमी जबान समझते हैं। मैंने और मेरे और साथियों ने कहा कि बंगाली उतनी ही हमारी कौमी जबान है जितनी उर्दू हमारी कौमी जबान है, हमारा आइन कहता है। तो कहने की बात यह है कि हम जिस तजर्बे से गुजर रहे हैं, पाकिस्तान की तारीख के एक बहुत क्रिटिकल दौर से हम गुजर रहे हैं। हमें, चाहे हम सिंध से हैं, पंजाब से हैं, खैबर पख्तूनख्वा से हैं या बलूचिस्तान से है, हमने एक यूनाइट होके इस सिचुएशन का मुकाबला करना है, और बिलखसूस वकला ने इसमें लीड लेनी है और वकला के नुमाइंदों ने आगे मामलात को लेके जाना है। हमें यकीन है हमारी लीडरशिप इस वक्त बहुत अच्छे हाथों में है। जिस तरह जुबैरी साहब हमारे सदर नेशनल बार एसोसिएशन है, जिस तरह इश्तियाक साहब सदर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के हैं, और इस तरह और भी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में अच्छे सदूर मौजूद हैं, और बलूचिस्तान के नुमाइंदे सारे इस मामले में यकजा हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अगर हम मजीद अपना नैरेटिव आगे लेके जाएंगे, क्योंकि हमारा नैरेटिव ये है कि हम आइन से बाहर किसी को नहीं होने देंगे। पाकिस्तान की अफवाज आइन की क्रिएशन है, आर्टिकल 243, 44, 45, 46 इनकी, और उनको उसके दायरे में ही रहना है, उससे दायरे से बाहर नहीं हो सकते। मैं ये कहूंगा कि पढ़ो आइन के तहत तुम्हारा ओथ क्या है। वादे लिखा हुआ है कि जब कोई शख्स फौज में भर्ती होता है किसी भी रैंक में, वो कसम उठाता है कि मैं आइन को प्रोटेक्ट करूंगा, डिफेंड करूंगा, प्रिजर्व करूंगा, जो कि आज का मौजू है। और ये भी कहता है मैं किसी सियासी एक्टिविटी में हिस्सा नहीं, आई विल नॉट टेक पार्ट इन एनी पॉलिटिकल एक्टिविटी। ये इनकी कसम है। मेरे ख्याल में जनरल्स को बार बार ये कसम पढ़ानी चाहिए कि तुमने क्या ओथ लिया है, तुम किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में नहीं हिस्सा ले सकते, तुम कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं कर सकते, तुम कोई इलेक्शन इंजीनियरिंग नहीं कर सकते, तुम इलेक्शन में अपने मर्जी के जो नताइज नहीं ले सकते। क्योंकि मुझे याद है, और आप सब जो मेरे हमअसर, कि 11 साल ज़ियाउल हक क्या कहता था कि मैं इलेक्शन क्यों नहीं करा रहा। वो कहता था मैं इलेक्शन इसलिए नहीं करा रहा कि जब तक मुझे यकीन ना आ जाए कि नताइज मुस्बत होंगे। मुस्बत नताइज का मतलब क्या है? आज भी लगता है यही सोच है, वो मुस्बत नताइज की खातिर इलेक्शन डिले कर रहे हैं। लेकिन भूल जाओ जनरल साहिबान, मुस्बत नताइज सिर्फ अवाम देती है। किसी का कोई हक या किसी का कोई एक्सक्लूसिव राइट नहीं है कि वो अपनी मर्जी के नताइज हासिल करे। ये कौम फैसला करेगी कि किसको इलेक्ट करना, किसको हुक्मरान बनाना, और तुमने जो भी आइन के तहत हुक्मरान मुंतखब होगा उसकी बिल्कुल ताबेदारी और वफादारी करनी है। ये हमारे आइन की दिफा का सबसे बड़ा मकसद और सबसे बड़ी जद्दोजहद है। बाकी आखिर की जो बात मैं कहता चलूं कि वे फॉरवर्ड इंशाअल्लाह ताला हमें इस मामले में हमारी रहनुमाई करेंगे जनाब जुबैरी साहब कि इसके बाद वे फॉरवर्ड क्या होगा। जो भी वे फॉरवर्ड देंगे, आइंदा आने वाले वक्तों में कन्वेंशंस मुख्तलिफ शहरों में, सूबाई दारुल हुकूमत में, हर जगह मेन शहरों में जिस तरह इनका हुक्म होगा, सारे पाकिस्तान के वकला उसी अंदाज से उसको फॉलो करेंगे। और इस कोशिश और काविश को उस वक्त तक हम लेके चलेंगे जब तक आइन मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हो जाता।
رول آف لا نہیں آ جاتا, ملک میں فنڈامنٹل رائٹس پر عمل درآمد نہیں ہو جاتا. میں اب سب کا بہت ممنون ہوں, بالخصوص سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن.